Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is 8th जनवरी मेडिसिन पेपर। तो क्रोमोसोम मेटाफेज के अंदर नज़र आ जाते होते हैं जब वो मेटाफेज के अंदर इक्वेटर प्लेट बनाते होते हैं। तो ये सेल साइकिल के फेजेस थे। इसके बाद नेक्स्ट है कि स्टोन फॉर्मेशन। तो स्टोन फॉर्मेशन ये सिस्टाइन वाले जो स्टोन्स होते हैं ना उनसे होती है और ये सिस्टीन यूरिया डिजीज़ है। अब डिफरेंट डिजीज़ है उनको स्टडी कर लेते हैं। फिनाइलकेटोनुरिया ये सारे ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। फिनाइलकेटोनुरिया के अंदर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें मस्टी या माउजी बॉडी ओडर होगा और इसमें माइक्रोसेफली देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट के अंदर लो फिनाइल एलानिन देंगे और टायरोसिन देंगे क्योंकि टायरोसिन इसेंशियल अमाइनो एसिड बन जाएगा। एल्केप्टेनुरिया के अंदर होमोजेंटिजेट ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से टायरोसिन की डिग्रेडेशन नहीं हो पाती। इसमें यूरिन बिल्कुल ब्लैक होता है और ऊओक्रोनोसिस होती है। नेक्स्ट है मेपल सीरम यूरिन डिजीज। इसके अंदर ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम डेफिशिएंट होता है। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता। इसके अंदर वेलिन आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन आ जाते होते हैं और इसमें मेपल बर्न्ट शुगर आ जाती होती है। थायमीन सप्लीमेंट्स देते हैं। एल्बिनिज्म में टायरोसिनेस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। मेलानिन की सिंथेसिस नहीं हो पाती स्किन हेयर और आइज के अंदर। सिस्टाइन यूरिया के अंदर कोलर ट्रांसपोर्टर ये सही से काम नहीं करता होता। इसमें रीनल स्टोन्स बनते हैं और यूरिन के अंदर साइनाइड नाइट्रोपुरोसाइड टेस्ट पॉजिटिव है। यूरिन की एल्कलाइनाइजेशन करनी होती है। होमोसिस्टीन यूरिया इसमें सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। मेथियोनिन की डिग्रेडेशन नहीं हो पाती। इसके अंदर इंफीरोमीडियल लेंस डिसलोकेशन होती है। विटामिन B6 फोलेट देते हैं। CPS1 या यूरिया साइकिल का एंजाइम है। जब यूरिया साइकिल नहीं चलेगी तो अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। तो जो हाई आउटपुट हार्ट फेलियर होता है वो वेट बेरी होता है ड्यू टू थायमिन डेफिशिएंसी। तो B1 डेफिशिएंसी से ड्राई बेरी वेट बेरी वर्निकीज कोर्साकॉफ साइकोसिस होता है। इसके लिए RBCs में ट्रांसकीटोलेज लेवल्स कराते हैं। B2 डेफिशिएंसी में चिलोसिस और कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन होती है। B3 डेफिशिएंसी में प्लेग्रा होता है। 3D होते हैं डायरिया डर्मेटाइटिस डिमेंशिया। B5 कोएंजाइम ए के लिए चाहिए होता है। B5 की डेफिशिएंसी से एड्रीनल इंसफिशिएंसी होती है और बर्निंग फूड सिंड्रोम होता है। B7 कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए चाहिए होता है। कैरियर ऑफ 1 कार्बन है। कच्चे अंडे के अंदर एविडिन होता है। नेक्स्ट है B7 लिवर मेटाबॉलिज्म कार्बोक्सिलेशन में आता है। B9 फोलिक एसिड है। 1 कार्बन ट्रांसफर होता है। डेफिशिएंसी हो जाए तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। सॉरी। पेनक्रेटाइटिस के अंदर जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है ADE के पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी की वजह से। क्लियर। PPAR अल्फा तो वो फाइब्रेट्स होते हैं और PPAR गैमा तो वो थायाजोलिडाइनिडायोन्स होते हैं। तो जो जेम फाइब्रोजिल होती है फाइब्रेट्स होते हैं। PPAR गैमा को एक्टिवेट करते हैं। लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अब कुछ फार्माकोलॉजी पढ़ लेते हैं। तो जो स्टैटिन्स होती है एटोरवास्टैटिन रोजुवास्टैटिन ये करती क्या है HMG कोई रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को रिड्यूस कर देती है। फाइब्रेट्स के अंदर क्लोफाइब्रेट जेम फाइब्रोजिल है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। VLDL को तोड़ देती है। बाइल एसिड रेजिन्स के अंदर कोलेस्ट्राइमिन और कोलेस्टिपोल है। ये बाइल एसिड पे जाके बाइंड करती है फैट की एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। नियासिन HDL की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देगा लेकिन ये यूरिक एसिड और ग्लूकोज दोनों को बढ़ा देगा। एजिटिमाइब कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। अगर HDL को बढ़ाना है तो आंसर इज नियासिन। LDL को कम करना है आंसर इज स्टैटिन्स। बट स्टैटिन्स मसल को डिस्ट्रॉय कर देती है। रेब्डोमायोलाइसिस हिपैटोटॉक्सिक होती है टीराटोजन होती है। अगर टैक्स को कम करना है तो फाइब्रेट्स दे दो लेकिन फाइब्रेट्स क्या करवा देती है डायरिया करवा देती है। जबकि बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट गाल स्टोन करवा देते होते हैं। सही हो गया। तो आपने गाल स्टोन्स में बिलेरी डिजीज में प्रेगनेंसी में नहीं देने होते। स्टाइलॉइड प्रोसेस ये टेम्पोरल बोन का पार्ट होता है। टेम्पोरल बोन की प्रोजेक्शन होती है। फोलिकुलर कैंसर बोन में मेटास्टेसाइज करता है। पेपिलरी तो लिम्फ नोड में फैलता है। पैराफोलिकुलर सी सेल्स मेडुलरी थायराइड कैंसर में होते हैं। इसमें अमाइलॉइड स्ट्रोमा होता है कैल्सिटोनिन होता है। स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं। काइनेटोकोर क्रोमोसोम का पार्ट जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। RBC की लाइफ स्पैन कितनी होती है 4 मंथ्स होती है। क्लियर। IgE मीडिएटेड तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है।
हेडेक है और हाइपरटेंशन है। फियोक्रोमोसाइटोमा जिसमें यूरिनरी सीरम मेटानेफ्रिन और यूरिन के अंदर विनाइल मेंडेलिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा। अब इसका करेक्ट ट्यूमर मार्कर पहला अल्फा फीटोप्रोटीन है, तो वो तो यॉर्क साइक ट्यूमर में या हेपेटोसेलुलर कैंसर में होता है। CA 99 ये ठीक है, पेनक्रियाटिक और गाल ब्लैडर में होता है। कार्सिनोम एम्ब्रियोनिक एंटीजन ये कोलोरेक्टल में होता है। PSA प्रोस्टेट के कैंसर में होता है। मलेरिया वाला पेशेंट है, मलेरिया प्राइमाक्विन लेने से डार्क कलर यूरिन, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी होगी है, प्राइमाक्विन से होती है। निमोनिया वाला पेशेंट है, कोट्रीमोक्सासोल जिसको ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्सासोल कहते हैं, ये फोलेट की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। CKD वाले पेशेंट में आपने अमाइनोग्लाइकोसाइड जेंटामाइसिन नहीं देनी होती। UV लाइट P53 जीन में म्यूटेशन करवा देता है, जीरोडर्मा पिगमेंटेशन करा देता है। एनाफिलैक्टिक शॉक के लिए एपिनेफ्रिन की डोज 1/1000 है, इंट्रामस्कुलर देते होते हैं। कार्डिक अरेस्ट में IV देते हैं और इसमें 1 कार्डिक अरेस्ट में 1/10,000 होती है। विजाइनल इन्फेक्शन है और मेटालिक टेस्ट है, रट्टा मारना मेटालिक टेस्ट मेट्रोनिडाजोल से और मेटफॉर्मिन से होता है। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है अर्ली मॉर्निंग मेटालिक टेस्ट है, तो अब अभी ड्रग वाला नहीं है। टेस्ट सेंसेशन कि क्या फजूल सेंसेशन लिखी है। अच्छा, कौन सा टेस्ट सेंसेशन है जो पोटेशियम चैनल के ब्लॉकर से होता है, तो जो पोटेशियम चैनल है उससे शोर होता है। देखो 4 होती है, जो जो आपका होता है ना साल्टी है वो सोडियम चैनल्स होते हैं, जो खट्टा है उसके लिए पोटेशियम है, बाकी के लिए G प्रोटीन वाले रिसेप्टर्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, अगला है कि बेस ऑफ स्कल है, तो बेस ऑफ स्कल पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से बनता होता है। कोरोनरी एंजियोग्राफी के अंदर एक वेसल बंद होगी है जो कि SA नोड को सप्लाई करती होती है, तो वो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, 60% लोगों में डोमिनेंट होती है। पैरालिसिस ऑफ लोअर हाफ ऑफ द फेस है, यानी अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है। कैसे पता लगा? क्योंकि लोअर के अंदर कंप्लीट फेस की पैरालिसिस होती है। अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन के अंदर क्या होती है? क्लास नाइफ स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है। अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन में हर चीज बढ़ जाती है, टोन बढ़ जाती है, हाइपरटोनिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया, बबंस्की बढ़ जाता है, क्लोनस आती है। लोअर के अंदर सब चीज कम हो जाती है, मसल का मैस कम होता है, टोन कम होती है, रिफ्लेक्सिस कम होते हैं और रिफ्लेक्स डाउन गोइंग होता है। क्लियर। और इसके बाद जो फेसिकुलेशंस होती है वो भी लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन में होती है। लाहौर है, लाहौर से गंद बला खाई होगी और ब्लडी डायरिया हो गया है, तो वो शिगेला की तरफ जाना। ई कुलाई एंटीरो हेमरेजिक ई कुलाई वाला आपने रट्टा मार लेना। अब जो ब्लडी डायरिया होता है वो उसकी बहुत सारे कॉजेज होते हैं, लाइक जो कैंपेलोबैक्टर है, कोमा शेप, ये S शेप ऑर्गेनिज्म होगा और कोई मीट खाया होगा और उसकी ग्रोथ 42 टेम्परेचर पे होती है। ई कुलाई एंटोमाइबा हिस्टोरिटिका उमेबिक डिजेंट्री कराता है और लीवर एब्सेस करवाता है। एंटीरो हेमरेजिक ई कुलाई O157S7 HUS हीमोलिटिक रीमिक्स सिंड्रोम कराता है, शीगा टॉक्सिन होता है। एंटीरो इन्वेजिव इन्वेजन करता है। साल्मोनेला की 2 स्पीशीज होती है, टाइफाइड वाली और नॉन टाइफाइड वाली। जो टाइफाइड वाली होती है पोल्ट्री और एग से होती है, ब्लडी डायरिया करवाती है। शिगेला में एक बात रट्टा मारना, शिगेला में लो इन्फेक्शियस डोज चाहिए, थोड़े से ऑर्गेनिज्म चाहिए, इसका ह्यूमन रिजर्वायर होता है। यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका डे केयर में होता है और सूडो अपेंडिसाइटिस करवा देता है। वाटरी डायरिया के डिफरेंशियल्स में C डेफिसिल है, इसमें रट्टा मारना कि कोई भी एंटीबायोटिक्स खासतौर पर क्लिंडामाइसिन, सेफलोस्पोरिन है, सेफ्ट्राइक्सोन है, क्लोराम्फेनिकोल है, क्लोराम्फेनिकोल कहाँ से आ गई, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और PPI। मतलब कोई भी एंटीबायोटिक लेने से आपको C डेफिसिल का डायरिया हो जाता है और इसको ठीक करने के लिए वैनकोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल देते हैं। C परफिंजेंस, इससे गैस गैंग्रीन होता है। एंटीरोटॉक्सिजेनिक ई कुलाई, इससे ट्रैवलर डायरिया होता है। सही हो गया। इसके बाद जो प्रोटोजोआ में जियार्डिया और क्रिप्टोस्पोरिडियम है, जियार्डिया तो ट्रैवलर डायरिया, क्रिप्टोस्पोरिडियम HIV में होता है। विब्रियो कॉलरा भी कोमा शेप होता है, तो कोमा शेप विब्रियो कॉलरा है और कैंपेलोबैक्टर जूजिनाई है। मुझे बता सकते हो एक और ऑर्गेनिज्म जो कोमा शेप है? मैं बता देता हूँ, H इन्फ्लुएंजा। तो वायरस इसमें नोरो वायरस है। क्लियर। तो पार्शियल सीजर है, पार्शियल सीजर के लिए, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर के लिए ड्रग यूज करते हैं, उसका नाम है लिरेस है, लेविटिरासिटाम है। फोकल और जनरलाइज सीजर दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेलप्रोइक एसिड सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी के लिए। कार्बामेजापिन फोकल सीजर के लिए होता है। डायजिपाम स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कम कर देते हैं? ग्लूकोज की अपटेक को सेल के अंदर कम कर देते हैं, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं। लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम स्मॉल सेल लंग कैंसर से होता है। स्मॉल सेल लंग कैंसर है छोटा बम बड़ा धमाका, स्मोकिंग से होता है।
कुशिंग सिंड्रोम, लैम्बर्ट ईटन और सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच करवा देता है। स्क्वेमस सेल कैंसर हाइपरकैल्सीमिया करवाता है। स्क्वेमस सेल कैंसर ऑफ लैरिंक्स एक्टोपिक थायराइड प्रोड्यूस करता होता है। नर्व ट्रंक में बहुत सारे नर्व्स होते हैं, उनके एक्शन पोटेंशियल मिलाने से कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल बन जाता है। अगला वही आ गया, स्मॉल सेल से कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। फटीग है, वेट लॉस है, हाइपर पिगमेंटेशन है जो एसीटीएच की वजह से होती है। दिस इज एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज, ओके। पेशेंट को लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन है, रट्टा मार लो स्प्लीन उड़ गई होगी, लेफ्ट 9th और 10th रेप का फ्रैक्चर है, स्प्लीन उड़ गई है, हाइपोवोलेमिक शॉक है, तो ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा में स्प्लीन रप्चर हो जाती होती है। जीएफआर को कम करना है तो फिर क्या करो, आफ्रेंट की कॉन्स्ट्रिक्शन कर दो, प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ा दो या यूरेट्रिक स्टोन करवा दो। तो एक बात रट्टा मारना, अगर जीएफआर को बढ़ाना है तो जो आफ्रेंट आर्टरियोल है उसके डायलेशन करवा दो, इफरेंट की कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दो या प्लाज्मा प्रोटीन को कम कर दो। तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स। मसल क्रैम्प्स है, टेटिनी, चॉपस्टिक, ट्रोजियोसाइन हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलता है। फ्रंटल बॉसिंग है, इनलार्ज मैंडिबल है, इंक्रीज रिंग साइज है, तो ये एक्रोमेगाली में होता है। इनिशियली हम IGF-1 लेवल्स कराते हैं और कंफर्मेशन के लिए क्या कराते हैं, OGTT टेस्ट करवाते होते हैं। एक्रोमेगाली वाला पेशेंट है जिसमें प्रोलैक्टिन का लेवल भी ज्यादा है तो हम MRI पिट्यूटरी करवा लेंगे विद कॉन्ट्रास्ट, पिट्यूटरी एडिनोमा को लोकलाइज करने के लिए। लिथार्जी, वेट गेन और कॉन्स्टिपेशन, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आप TSH के लेवल्स करा लोगे, आप थायराइड प्रोफाइल वगैरह करा लोगे। एब्डोमिनल पेन, एसाइटिस और हैमरेजिक एक्सुडेटिव प्लूरल एफियन है और मैसिव स्प्लीनोमेगाली है। पेशेंट को इन शॉर्ट सिरोसिस हो चुकी है या CLD वाला पेशेंट है, उसमें कैंसर ना हो तो हम ट्राईफेजिक CT स्कैन वगैरह करा लेते होते हैं। विर्चू ट्राइएट में स्टेसिस, हाइपर कोआगुलेबिलिटी और एंडोथेलियल इंजरी आ जाती है। शीट्स ऑफ पॉलीगोनल सेल विद अमालाइट स्ट्रोमा, तो ये मेडुलरी थायराइड कैंसर है, इसमें कैल्सिटोनिन हम यूज करते हैं ट्यूमर मार्कर के तौर पर। सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्यूट इन्फेक्शन हो गया है तो उसका क्या होगा, पेशेंट 90% पेशेंट रिकवर हो जाते हैं विद इम्यूनिटी। वो थायराइडेक्टमी करने के बाद पेशेंट में पैरी ओरल टिंगलिंग, कार्पोपेडल स्पैज्म, टेटिनी, चॉपस्टिक साइन, ट्रोजियोसाइन, तो ये हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है, तो इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दोगे। राइट साइडेड टोसिस ऑफ थैल्मोप्लेजिया और लेफ्ट साइडेड वीकनेस है, देखो लेफ्ट साइडेड वीकनेस है और राइट साइडेड टोसिस है, इसका मतलब ये वेबर सिंड्रोम है। वेबर सिंड्रोम है, क्रॉस्ड हेमीप्लीजिया है और वेबर सिंड्रोम है, राइट ब्रेन स्टेम, राइट मिड ब्रेन में मसला होगा। वर्टिकल डिप्लोपिया जो कि डाउन स्टेयर पे वर्सन हो जाता है तो ये सुपीरियर ओब्लिक मसल की पैरालिसिस है, ट्रोक्लियर नर्व है, ये रट्टा मार लेना। हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया के लिए 6th नर्व है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के लिए 3rd नर्व आ जाती है। कैल्शियम ऑक्सलेट के जो स्टोन्स होते हैं वो ग्लाइसिन से डिराइव होते हैं, ग्लाइसिन से ऑक्सलेट बनता होता है उसके मेटाबॉलिज्म से। पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज है, DKA में चला गया है, रैपिड कुस्मोल ब्रीदिंग है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, तो एंटी डायबिटिक ड्रग जो हम देंगे, विच एंटी डायबिटिक इज मोस्ट लाइकली। अच्छा, DKA वाले पेशेंट में हाई 9 कैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस मेटफॉर्मिन से देखने को मिल सकती होती है। कौन सी एंटी डायबिटीज की ड्रग कैंडिडियासिस और UTI करवाती है, वह SGLT2 इनहिबिटर जो CVS मोर्टेलिटी को कम कर देते हैं। एपिसोडिक हेडेक, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, तो ये फियोक्रोमोसाइटोमा होता है और एड्रीनल मेडुला का ट्यूमर है। सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया फॉलोइंग द फेशियल इन्फेक्शन, डेंजर एरिया ऑफ स्पेस, दिस इज द कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, डेंजर एरिया ऑफ फेस से आ गया। सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन रट्टा मार लेना। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, वैसे जब वेंट्रिकल का स्ट्रेच करेंगे तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी। दिस इज द ये कौन सा ला था, फ्रैंक स्टार्लिंग ला था कि जितना स्ट्रेच होगा उतनी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी क्योंकि कैल्शियम सेंसिटिविटी बढ़ जाती होती है। कंटिन्यूस मशीनरी मरमर, तो ये PDA होता है, इसके लिए इंडोमेथासिन देते होते हैं। साइक्लोस्पोरिन कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करता है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को प्रिवेंट करता होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, पैनसाइटोपिनिया है और लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस है, तो एक गाउचर सेल्स में होते हैं। मोस्ट कॉमन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, ग्लूकोज सेरिब्रोसाइडेज एंजाइम, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। इसमें क्रम्पल्ड अपीयरेंस होती है मैक्रोफेजेस की। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुकवार्म से होता है जो कि एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेली और निकेटर अमेरिकैनिस इससे होता है। डायरिया ऑन स्टैंडिंग है विद डायरिया कहाँ से आ गया, डिजीनेस ऑन स्टैंडिंग, ओके। जैसे बंदा खड़ा हुआ तो डिजीनेस हो गया, दिस इज ड्यू टू ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी।
बूढ़े पेशेंट में या डायबिटीज में ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती है, जिससे ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा, खासतौर पर जब वॉल्यूम डिप्लीशन हो उन कंडीशन के अंदर। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में डिस्ट्रोफिन जीन की म्यूटेशन होती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पड़ा हुआ होता है। इसमें एक साइन था, गोवर साइन। ओके। नेक्स्ट है कि यूवी लाइट लेने से, यूवी लाइट के एक्सपोजर से स्किन का कैंसर हो गया, डीएनए रिपेयर नहीं हो रहा, तो ये जीरोडर्मा पिगमेंटोजम है। वेट गेन, हाइपरटेंशन, हाइपोक्लीमिया, मून फेस, तो ये कुशिंग सिंड्रोम है। और लंग्स का मैस है, तो ये स्मॉल सेल लंग कैंसर की वजह से देखने को मिलता होता है। एक्टोपिक एसीटी अच्छा है। एक्टिन फिलामेंट, ये आपको माइक्रो फिलामेंट्स में देखने को मिलते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स कहाँ पे होते हैं? माइक्रो फिलामेंट्स में एक्टिन होता है। म्यूसिनस, प्योर म्यूसिनस सबलिंगुअल है, प्योर सीरस पैरोटिड है, सीरो म्यूसिनस ये आपका आ जाएगा, सबमैंडिबुलर आ जाएगा। C3A, C5A एनाफाइलैक्सिस या वास्कुलर परमिएबिलिटी करवा देते हैं। फेगोसाइटोसिस इज डन बाय न्यूट्रोफिल्स, लेकिन ऑप्सोनाइजेशन C3B IgG आ जाती है। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स C5B से C9 है, न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस करवानी है तो C5A, ल्यूकोट्राइन B4, इंटरल्यूकिन 8। एनाफाइलैक्सिस में C3A, C4A, C5A, वेजोडाइलेशन, PG सारे 2 वाले, E2, F2, G2, EFG। ब्रैडिकाइनिन के बोल के वो छोड़ो, वेजो कंस्ट्रक्शन के लिए थ्रोम्बोक्सिन A2 आ जाता होता है। और ल्यूकोसाइड की एडियन के लिए इंटेग्रिन्स है, LFA1 एंटीजन है। ब्रेन के अंदर ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस हो जाती है। इसके बाद FRC आपने कैलकुलेट करनी है, तो उसका फार्मूला देख लो। FRC में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम देखने को मिलता है। टोटल 2.9 तक होती है, आई थिंक सो, देख लेना फिर भी। एक्यूट हेपेटाइटिस C वाले पेशेंट है तो 20% केसेस में रिकवर हो जाता है, बाकी में ये कैरियर या क्रॉनिसिटी में कन्वर्ट हो जाता होता है। आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरा है, रिस्ट में पेन है, ग्रिप कम हो गई है और कार्पल बोन्स की स्टेबिलिटी खराब हो गई है। सही हो गया। अब मेन थिंग इज कि जो प्रोक्सिमल रो में शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, तो जो ल्यूनेट है वो की स्टेबलाइजिंग बोन है जो बिल्कुल सेंटर में होती है। शी लुक्स टू प्रिटी, स्केफाइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रियम, ट्रेपीजियम, पता नहीं क्या कुछ होता है। प्योर मोटर स्ट्रोक है तो वो लैकुनर स्ट्रोक होता है, इंटरनल कैप्सूल का स्ट्रोक होता है। एक्रोमेगाली वाला पेशेंट है लेकिन उसका ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटरी कंट्रोल खत्म हो गया है। अब ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करने वाला सोमैटोस्टैटिन और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला और पेनक्रियास में बाइकार्बोनेट सिक्रीशन बढ़ाने वाला सिक्रेटिन होता है। एपिगैस्ट्रिक पेन बैक में रेडिएट कर रहा है, अमाइलेज लाइपेज एलिवेटेड है तो ज्यादा स्पेसिफिक लाइपेज होता है, तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है। जॉन्डस वाला पेशेंट है और इसमें ट्रांसअमाइलेज के लेवल ज्यादा है, दैट मीन्स के पेशेंट को हेपेटिक जॉन्डस है। और गैमा ग्लोब्यूलिनीमिया के लेवल्स भी ज्यादा है। और एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्मूथ मसल, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज है, तो ये किस में होती है? ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में देखने को मिलती होती है। हेमाटोजीनस स्प्रेड फोलिकुलर का होता है, लिम्फोजीनस स्प्रेड पैपिलरी का होता है। प्री मैलिग्नेंट लीजन डिस्प्लेजिया या मेटाप्लेजिया ये होती है। नेक्स्ट है एनीमिया ग्लोसाइटस, पैरास्थीजिया। पैरास्थीजिया का मतलब है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेराइटल सेल के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई है, दिस इज पर्निशियस एनीमिया। और इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, B12 की डेफिशिएंसी मिलती है। लंग्स की कॉम्प्लायंस बढ़ गई है ड्यू टू लॉस ऑफ प्लास्टिक रिक्वाइल, तो ये एम्फाइसीमा होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज देखने को मिलता होता है। पेशेंट में कार्डिक अरेस्ट हो गया है लेकिन अब उसको एमनीजिया हो गया है, क्लियर एंटीरोग्रेड एमनीजिया, तो जो मेमोरी वाला एरिया होता है वो हिप्पोकैम्पस होता है। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन ADH ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, लेकिन बनते कहाँ पे हैं? हाइपोथैलेमस पे बनते हैं। एक बात रट्टा मार लेना कि जो ऑक्सीटोसिन है वो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है और ADH सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से बनता होता है। सेप्टिसीमिया वाला पेशेंट है जिसमें सेप्सिस वाला पेशेंट है, तो जो मैक्रोफेज होते हैं, मैक्रोफेज लंग्स के अंदर कुफर सेल कहते हैं जो कि क्लियरेंस वगैरह का काम करते होते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, जो प्रीमिटिव ओरल कैविटी होती है जिसको स्टोमोडियम कहते हैं, ये एक्टोडर्म से अराइज करती होती है, फोरगट की एक्टोडर्म वगैरह से। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पेशेंट है जिसको ठंड पड़ी है तो उसको बहुत ज़्यादा कपकपाहट हो गई है, वेजो कंस्ट्रक्शन है और मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया है। तो जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है वो आपको गर्म करेगा और जो इंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो आपको ठंडा कर देगा। सही है, तो ये है हमारा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यानी इंटीरियर हाइपोथैलेमस इज कोल्ड सेंटर और पोस्टीरियर वाला गर्म कर देगा, हीट सेंटर है। नेक्स्ट इज कौन सी ड्रग मायोकार्डियल डिप्रेशन करवा देगी अगर कीटामीन देने से पहले दी गई? आंसर इज प्रोपेनोलोल, बीटा ब्लॉकर कार्डिक डिप्रेशन करवा देती होती है।
नेक्स्ट है वेलवेटी हाइपरपिगमेंटेशन नेक और एक्जिला पर, दिस इज एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट में होती है। डायबिटीज वाले पेशेंट में प्रूलेंट एयर डिस्चार्ज है, दिस इज माइट बी ड्यू टू और सीवियर एयर पेन है। मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, तो इसके लिए जेंटामाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते होते हैं। चेस्ट एक्सरे के अंदर मीडियास्टिनम में एयर फ्लूइड लेवल्स मिल रहे हैं और उसको डिस्फेजिया भी है और रिगर्जिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, दैट मींस ये ज़ेनकर डायवर्टिकुलम है। ज़ेनकर डायवर्टिकुलम है लेकिन वो तो ऑप्शन में है नहीं। अगर ज़ेनकर डायवर्टिकुलम नहीं है तो एक्लेजिया कार्डिया, यस एक्लेजिया कार्डिया मेक सेंस कि डिस्फेजिया होता है और रिगर्जिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, एयर फ्लूइड लेवल्स होते हैं। अगला रियूमेटोलॉजिकल डिजीज है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑन एक्सपोजर टू कोल्ड, दिस इज रेनॉल्ड फिनोमिना। और रेनॉल्ड फिनोमिना कनेक्टिव टिश्यू डिजीज लाइक से एसोसिएटेड होता है, लाइक क्रेस्ट सिंड्रोम स्क्लेरोडर्मा से होता है। अब जो S1 हार्ड साउंड होती है ना, उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, लो पिच की होती है। अब इस सारी साउंड को एक्सप्लेन करने लगे हैं भाई, ये तो बहुत बड़ा टेबल है, इसको तो करते करते मैंने ख़त्म हो जाना है। कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की। जो S1 होती है ना, ये आती है आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन में, जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज हो जाती होती है, सिस्टली के अंदर आती होती है, माइट्रल और ट्राइकस्पिड एरिया में आती होती है। और बस मैं इतना ही बता सकता हूँ। जो S2 आती है वो आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन में आती है, और जब ये आती है जब वेंट्रिकुलर डायस्टली स्टार्ट होती है, सेमी लूनर वाल्व के क्लोजर की वजह से होती है। एक बात रट्टा मार लेना, जो S2 साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है लेकिन उसका ड्यूरेशन कम होता है। जो S3 होती है वो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से होती है, हार्ट फेलियर में होती है। S4 इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी या हाइपरटेंशन में होती है। पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा, इसमें RBC मैच ज़्यादा होता है तो एरिथ्रोपोइटिन कम हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक के जरिए। मसल वेस्टिंग और विजिबल फैसिकुलेशन है, तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन होती है जिसमें फैसिकुलेशन देखने को मिलती है। क्लोनस अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन में होता है। इंट्रा ऑपरेटिव हाइपरटेंशन है, खासतौर पर थायराइडेक्टमी पे वाला पेशेंट है जिसमें अचानक ही थायराइड स्ट्रोम हो गया है, थायराइड स्ट्रोम हो चुका है, तो शॉर्ट टर्म कंट्रोल के लिए बीटा ब्लॉकर एस्मोलोल देते हैं। स्टोमक के पीछे कौन सी आर्टरी होती है? स्टोमक के पीछे स्टोमक का बेड है जिसमें स्प्लीनिक आर्टरी होती है। गैस्ट्राइटिस वाला पेशेंट है, गैस्ट्राइटिस वाले पेशेंट में जो म्यूकस बायोप्सी लिया, बायोप्सी में म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है तो वो ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं, डूडिनम में देखने को मिलते हैं। वाटरी डायरिया विदाउट फुल स्मेलिंग, अगर फुल स्मेल होती ना तो लार्ज इंटेस्टाइन की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज वॉल्यूम डायरिया होता है लेकिन उसमें ब्लड नहीं होता, म्यूकस नहीं होता, टिनिस्मस यूजुअली नहीं होता। लार्ज वॉल्यूम में आपको लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल वॉल्यूम डायरिया होता है लेकिन उसमें ब्लड, म्यूकस, टिनिस्मस होता है। टिनिस्मस पेनफुल डेफिकेशन वगैरह ये देखने को, या फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन देखने को मिलती होती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोटेशियम लीकी चैनल से वजह से होता है। अगर कोई फेमरल आर्टरी से लैटरल क्या होता है, वेन आर्टरी नर्व, तो ये होती है वेन आर्टरी नर्व। और मतलब पेशेंट को फेमरल हर्निया है और बता रही है कि स्किन के बाद पहली लेयर कौन सी आती है, एक्सटर्नल ओब्लिक की, फिर इंटरनल ओब्लिक की, फिर इसके बाद ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस आ जाता होता है। एनाफाइलैक्टिक एलर्जिक रिएक्शन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, इसके लिए एपिनेफ्रिन आपने देनी होती है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन में कंसेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। बायलैटरल मैंडिबुलर डिसलोकेशन है और जहाँ एक साइड पे डेविएट कर गया है, तो यूनिलैटरल लैटरल डेविएशन और मुंह को खोलना तो वो टिरावाइड करवाता होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए सिल्डेनाफिल लेते होते हैं लेकिन साथ में नाइट्रेट्स नहीं लेनी, अदरवाइज पेशेंट में बीपी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाया पेशेंट का, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 122 है 1 आवर का ग्लूकोज, ये इम्पेयर्ड वाली कैटेगरी में जा रहा है, प्री डायबिटीज या इम्पेयर्ड वाली कैटेगरी में जा रहा है। लेवल्स वगैरह फिर भी इसके लेवल्स नॉर्मल देख लेना, नॉर्मल हमारा 110 से कम होना चाहिए फास्टिंग, 110 से 126 हो तो वो प्री डायबिटीज होता है, 126 से ज़्यादा हो तो वो डायबिटीज़ होता है, इस तरीके से देख लेना। और HbA1c 5.6 से 6.5 ये रट्टा मार लेना। हाइपर कैल्सीमिया PTH का लेवल ज़्यादा है तो ये प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। अब ये पूरा फर्स्ट एड का पूरा छाप दिया है। ऑस्टियोपोरोसिस में रट्टा मार लेना, सारी लैब्स नॉर्मल होती है, बोन मैस कम होता है। ऑस्टियोपेट्रोसिस में भी सारी लैब्स नॉर्मल होती है,
और इसमें डेंस ब्रिटल बोन होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन की रिजॉर्प्शन बढ़ जाती है। ऑस्टियोपेट्रोसिस में बोन की रिजॉर्प्शन कम हो जाती है। पेजेड डिजीज ऑफ बोन, इसमें एबनॉर्मल मोज़ेक पैटर्न होता है, सिर्फ ईएलपी का लेवल बढ़ जाता है। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसमें कैल्शियम भी ज़्यादा, पीटीएच भी ज़्यादा, ईएलपी भी ज़्यादा ही होगा ऑफ कोर्स। ब्राउन ट्यूमर्स बन जाते होते हैं। सेकेंडरी के अंदर सीकेडी की वजह से होता है, तो कैल्शियम कम, पीटीएच ज़्यादा, फॉस्फेट की कम ज़्यादा हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स के विटामिन डी की कमी है, तो कैल्शियम कम होगा, पीटीएच का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो बस यही आ जाएगा। लेफ्ट अयोटिक साइनस से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती है, जो कि एंटीरियर 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती होती है। टच और प्रेशर के लिए टाइप ए बीटा फाइबर्स होते हैं। अब ये सारी क्लासिफिकेशन है। तो जो फ्री नर्व एंडिंग्स होती है, ये आपके सुपरफिशियल टिश्यूज में होती है। ये पेन को और क्रू टच को कैरी करती है। इसके बाद जो मीजनल कार्पसल है, ये आपके रैपिडली अडाप्टिंग होते हैं, टच के लिए होते हैं। टेक्सीनियन वाले हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन और प्रेशर के लिए होते हैं। रूफिनाई स्ट्रेच के लिए होते हैं। मसल लेंथ के लिए मसल स्पिंडल, और मसल टेंडन टेंशन के लिए गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। क्लियर। राइट वर्ड शिफ्ट करानी है, तो पीएच को कम कर दो, ऑक्सीजन कहाँ से आ गई, पीएच को कम कर दो, CO2 को बढ़ा दो, प्रोटॉन को बढ़ा दो, 2,3 बिस्फास्फोग्लिसरेट को बढ़ा दो, या टेम्परेचर बढ़ा दो। ये सब चीज़ें रट्टा मार लेना, उल्टा कर देना, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट बन जाती होती है। सही है। बस लेफ्ट वर्ड शिफ्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन F ये ऐड कर लेना। जब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होती है ना, तो P53 की वैल्यू कम हो जाती है, यानी एफिनिटी बढ़ जाती है। दिस इज हेल्डेंस इफेक्ट। राइट वर्ड शिफ्ट में एफिनिटी कम हो जाती है, बोहर्स इफेक्ट है, P53 बढ़ जाता होता है। हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये ब्राउन सैकवर्ड सिंड्रोम होता है। पेन और टेम्परेचर कॉन्ट्रालैटरल साइड पे चला जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड के ऊपर वार्म सेंसेशन इंटैक्ट रहेगी। तो ये सारा ब्राउन सैकवर्ड सिंड्रोम है, स्पाइनल कॉर्ड की हेमी सेक्शन होती है। तो जो एट द लेवल ऑफ लीजन सारा सेंसरी लॉस होगा, और लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है। बिलो द लीजन कॉन्ट्रालैटरल साइड के ऊपर पेन और टेम्परेचर चला जाएगा, और इप्सिलैटरल साइड के ऊपर टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, और अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन और हॉर्नर सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता होता है, ड्यू टू डैमेज ऑफ ओकुलोसिम्पैथेटिक फाइबर्स। अपर लिम्ब का और फेस का, अब ऐसे ये देखते हैं। टंग की डेविएशन राइट साइड पे है, इसका मतलब राइट हाइपोग्लोसल नर्व चली गई है। क्लियर। अच्छा, इसने मिडल सेरिब्रल आर्टरी लिखा हुआ है। बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए, अगर 12वीं नर्व चली गई है और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक चला गया है, तो ये सिंड्रोम बनता है मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। बेस्ट आंसर इज एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी बनता भी नहीं है। हाँ, अगर फेस और अपर लिम्ब की वीकनेस हो, फिर आप मिडल सेरिब्रल आर्टरी में जाते होते हैं। अगर लेग्स की वीकनेस हो, तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। फेस और अपर लिम्ब की हो और एफिजिया हो, तो मिडल है। और विजुअल प्रॉब्लम हो, मैकुलर स्पेयरिंग हो, तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। वेबर सिंड्रोम में मिड ब्रेन का स्ट्रोक होता है, जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है, उसका स्ट्रोक होता है। इसमें थर्ड नर्व की पाल्सी होती है, कॉन्ट्रोलैटरल हेमिप्लीजिया होता है। पाइका में पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी होती है, जिसको वेलनबर्ग सिंड्रोम कहते हैं। सेम साइड के ऊपर फेस का और कॉन्ट्रालैटरल साइड के ऊपर बॉडी का पेन और टेम्परेचर चला जाएगा, निस्टैग्मस। और 9वीं 10वीं 11वीं नर्व चली जाती है। आइका में 7वीं 8वीं नर्व चली जाती होती है। फेस की पैरालिसिस, डेफनेस होती है। नेक्स्ट है डायफ्राम में जो सेंसरी सप्लाई होती है, वो फ्रेनिक नर्व होती है, C3 C4 C5। शिप यार्ड वर्कर में एस्बेस्टोसिस होता है, जिससे एस्बेस्टोसिस से मीजोथेलियोमा हो जाएगा। सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर थोरेसिक एक्सपांशन रिड्यूस हो गया और डिस्निया है। हालांकि ज़्यादातर ब्रोंकोजेनिक कैंसर होता है। फीवर, नेक स्टिफनेस है और मेनिंजाइटिस वाला केस है। पता लगा ग्लूकोज कम है और न्यूट्रोफिल्स है, तो ये पायोजेनिक मेनिंजाइटिस होता है। अगर इसमें वायरल होता तो इसमें लिम्फोसाइट्स होते और ग्लूकोज नॉर्मल होता। टीबी में ग्लूकोज कम और लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते होते हैं। मोटापा है, मोटी फीमेल है, पैपिलिडीमा, ब्लड वीगन है, तो ये इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन होती है, इसके लिए एस्ट्राजोलामाइड देते होते हैं। लंबर पंक्चर करते होते हैं। वॉमिटिंग वाला पेशेंट है, वो वॉमिटिंग वाले पेशेंट में क्रेटिनिन बढ़ गई है। दिस इज ड्यू टू पेरिरीनल एजोटीमिया, डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाती है। अरे अल्लाह, इसको देख के मुझे मौत आ गई है। ओके, तो एजोटीमिया 3 तरह का होता है, प्री रीनल, इंट्रा रीनल और पोस्ट रीनल। प्री रीनल में प्री लोड कम हो जाएगा, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, या कार्डिक आउटपुट कम है, या हार्ट फेलियर या लीवर फेलियर वाले में सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम हो गया है, मतलब प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो गया है। अब एक बात रट्टा मार लेना, प्री रीनल एजोटीमिया वाले पेशेंट में ब्लड यूरिन नाइट्रोजन ओवर क्रिएटिनिन रेशियो 20 से ज़्यादा देखने को मिलती है। और किडनी फिर भी ठीक है, तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है।
क्योंकि किडनी ठीक है तो एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम रिलेटिवली कम होगा, इस तरीके से रट्टा मारना है। जबकि इंट्रारीनल के अंदर किडनी खराब है तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ओवर क्रिएटिनिन रेशियो 20 से कम देखने को मिलेगी, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम ज़्यादा होगा, यूरिन के अंदर सोडियम ज़्यादा आएगा और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कम हो जाएगी क्योंकि किडनी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। अब इसके इतने सारे कॉजेज होते हैं लाइक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ये सारे देख लेना। कौन सी ड्रग है जो बाइकार्बोनेट लॉस करवाती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। याद करना ये 3 कंडीशन में इस्तेमाल होती है, ग्लोकोमा में, माउंटेन सिकनेस में और तीसरा मेटाबॉलिक एल्केलॉसिस वाले पेशेंट में। हेपेटिक डिसफंक्शन, लीवर फेल है, न्यूरोलॉजिकल ट्रेमर्स है, केसर फ्लैशर रिंग है, तो ये विल्सन डिजीज में देखने को मिलती है। ATP7B जीन की म्यूटेशन देखने को मिलती है। आयरन को ट्रांसपोर्ट करने वाली ट्रांसफेरिन होती है, स्टोर करने वाली फेरेटिन होती है, ज्यादा आ जाए तो हीमोसिड्रोसिस देखने को मिलती होती है। ओके, तो नेक्स्ट है कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में 65% तक पानी एब्जॉर्ब होता है, इतना ही ऑलमोस्ट सोडियम और क्लोराइड भी एब्जॉर्ब हो जाता होता है। PCT में SGLT2 SGLT होते हैं ट्रांसपोर्टर्स, SGLT2 प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज की। ह्यूमरस का शाफ्ट का फ्रैक्चर है तो रेडियल नर्व डैमेज हो जाएगी जिसकी वजह से सेंसरी लॉस आपको पोस्टीरियर फोरआर्म पे देखने को मिलेगा। प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया आफ्टर एंटीबायोटिक, तो ये सी डेफिसिल है जिसके लिए मेट्रोनिडाजोल यूज करते हैं। डिस्टल ट्यूब्यूल्स में सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कौन कंट्रोल करता है? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन तो कंट्रोल करेगा लेकिन सोडियम और वाटर, बेस्ट आंसर शुड बी एल्डोस्टेरोन। आई थिंक एल्डोस्टेरोन इज बेस्ट आंसर। ADH तो सिर्फ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कंट्रोल करता है। एक पेशेंट ने लार्ज सोडियम रिच मील लिया है तो सोडियम को रिटेन करने वाला वंस अगेन एल्डोस्टेरोन ही होता है, वही बता रहा था। RBC कास्ट आ रही है, हिमाचुरिया, तो ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में देखने को मिलता है। 15 से 90 डिग्री की एबडक्शन नहीं हो पा रही और लैटरल शोल्डर पे नंबरस है तो एक्सिलरी नर्व है। रूट वैल्यू क्या होती है एक्सिलरी नर्व की? C5 और C6 होती है। ये डेल्टॉइड प्लस टेरिस माइनर इसको सप्लाई करती होती है। एक पेशेंट को ओवरी का कैंसर है, उसके पेशेंट ने कहा है कि उसकी फैमिली को ना बताए तो आपने पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है, ब्रीच नहीं करना। एक एपिथेलियम दूसरी एपिथेलियम से कन्वर्ट हो गया तो ये मेटाप्लेजिया में देखने को मिलता है। S2 S3 S4 तो इसमें यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस होती है। पोडेंडल नर्व और पैल्विक सबक्लैंक्निक नर्व ये आ जाती होती है। एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से रिप्लेस हो गया तो ये वंस अगेन मेटाप्लेजिया आ गया है। कार्डिक साइकिल में अयोटिक और पल्मोनरी वाल्व कब होगे? ओपन होगे जब सिस्टली होगी। जब रैपिड इजेक्शन फेस, जब वेंट्रिकल इजेक्शन करेगा। अब सारा कार्डिक साइकिल, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कार्डिक साइकिल बता सकूं, बस एक बता देता हूँ। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कब क्लोज होते हैं? जब वेंट्रिकल की सिस्टली होती है। जब सिस्टली होती है ना तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व वो बंद हो जाते हैं और सेमी लूनर वाल्व, अयोटिक और पल्मोनरी वाल्व खुल जाती होती है। कुछ कार्डिक साइकिल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हाईएस्ट अयोटा में जो हाईएस्ट प्रेशर होता है वो स्लो इजेक्शन फेज में आता है क्योंकि वेंट्रिकल अपना सारा ब्लड ऑलरेडी दे चुका होता है। S1 आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन में आती है, S2 आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन में आती है। इजेक्शन फ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सही हो गया, मतलब जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतना ज्यादा निकलेगा, जब जितना ज्यादा निकलेगा तो बाकी ब्लड कम बचेगा। S2 में स्प्लिटिंग होती है, नॉर्मल स्प्लिटिंग इंस्पायरेशन में होती है ड्यू टू डिलेड क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व। स्ट्रोक वॉल्यूम प्रीलोड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्ट्रोक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रीलोड। इंटेंस एक्सरसाइज वाले पेशेंट में क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज करवानी है, ऑक्सीजन को रिलीज करवाना है, राइट वर्ड शिफ्ट करानी है तो टेम्परेचर बढ़ा दो या pH को कम कर दो। इरिथ्रोपोइसिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कहाँ पे होती है? तो रट्टा मार लो, यॉर्क सैक है। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3rd to 8th वीक एम्ब्रियो में यॉर्क सैक है। 6 हफ्तों से लेकर बर्थ तक लीवर आएगा। मिड लाइफ में सप्लीन है और अडल्ट में बोन मैरो आ जाएगा। इसका निमोनिक है यंग लीवर सिंथेसाइजेस ब्लड। यॉर्क सैक, लीवर, सप्लीन, बोन मैरो। सप्लीन 10 से 28, लीवर 6 से बर्थ तक। कैसे याद करना है? लीवर में 5 है ना, 5 स्पेलिंग है LIV, 5 है ना तो 5 के बाद 6 आता तो 6 से लेकर बर्थ तक। बस ये क्या फजूल घटिया निमोनिक बता रहा हूँ मैं। इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस में क्या होगा? इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, प्री हेपेटिक जॉन्डिस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर?
तो बिलिरुबिन की कॉन्जुगेशन पहले कराओगे तब बिलिरुबिन बाइल में एक्सक्रीट हो जाएगा। वीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है जो कि काम के दौरान बढ़ जाती है, वीकेंड पे ठीक हो जाती है। दिस इज ऑक्यूपेशनल एस्थमा। इसके लिए पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट करवाते हैं। केजियस नेक्रोसिस नहीं है, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा है। तो एक ग्रैनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में देखने को मिलती है। इट माइट बी ड्यू टू सार्कोइडोसिस। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर बताया था कि स्पायरोमेट्री में रट्टा मार लेना, 3 चीज़ें बढ़ जाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम, एफआरसी, टोटल लंग कैपेसिटी, और 4 चीज़ें कम हो जाती है, FEV1, FVC, FEV1 ओवर FVC रेशो, और पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है। अगला है कि एल्डरली पेशेंट है जिसमें अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी नॉक्चूरिया हो गया है, तो और प्रोस्टेट सिमेट्रिकली इनलार्ज है और नॉन टेंडर है। तो ये किस में होता है? BPH में देखने को मिलता है। अगर ये टेंडर होता तो ये कैंसर होता जिसमें PSA का लेवल भी ज़्यादा होता है। इंटरमिटेंट पेनलेस ग्रॉस हीमाचूरिया, पेनलेस ग्रॉस हीमाचूरिया ब्लैडर कैंसर में होता है, एरोमेटिक अमाइंस से होता है। क्लियर? टोबैको स्मोकिंग से भी होता है। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा नहीं है? तो वो TSH है, बाकी सारे स्ट्रेस हार्मोन है। इजी ब्रूजिंग और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है। ग्लाइकोप्रोटीन की डेफिशिएंसी है जो प्लेटलेट की एडहीजन कराती है, तो वो है वॉन विलिब्रेन फैक्टर। ग्लाइकोप्रोटीन 1B और वॉन विलिब्रेन फैक्टर ये प्लेटलेट की एडहीजन कराते होते हैं। इसके बाद हीमोस्टेसिस फेशियल आर्टरी कहाँ पड़ी होती है? मैक्सेटर मसल के एंटीरियर बॉर्डर पे पड़ी होती है। मुझे तो फील भी हो जाती है। इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी से लैटरल है तो वह इनडायरेक्ट हर्निया है, अगर मीडियल होता तो वह डायरेक्ट हर्निया होता। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर प्रोपाइल थायराइड, सेकंड और थर्ड में मेथिमाजोल यूज करते हैं। क्लियर? प्लाज्मा में कौन सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड? तो प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन होता है जो कि ऑनकोटिक प्रेशर डिटरमिन करता है। एडिनोसिन डीअमाइनेज ये चीज होती है, ये मलिग्नेंसी में बढ़ जाती होती है, मलिग्नेंसी में या ट्यूबरकुलस में। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर इज ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस। टीबी में ज्यादा आ जाती होती है। यस, टीबी में A2A ज्यादा स्पेसिफिक है एज कंपेयर टू मलिग्नेंसी। बक्कोफेरेंजियल फेशिया, बक्कोफेरेंजियल बक्सिनेटर मसल को सेपरेट करता है अंडरलाइंग टिश्यू से, फेरिंक्स से डिफरेंशिएट करता है। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। नॉर्मल न्यू बॉर्न की चेस्ट सर्कुलर होती है। पिजन शेप टेस्ट तो रिकेट्स में आपको देखने को मिलती होती है। इसके बाद न्यू बॉर्न में C शेप वर्टिब्रल कॉलम होता है, सर्कुलर चेस्ट होती है, अडल्ट में ओवल होती है, लीवर 5% होता है। सैंपल रेडियल आर्टरी से लेते हैं। हाय कितनी पतली सी आर्टरी होती है बच्चों में। और इनर ईयर का साइज ऑलमोस्ट सेम ही है, वो ग्रो नहीं करता होता। आगे चलते होते हैं। पेशेंट है जिसको मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन दिए गए हैं लेकिन प्लेटलेट काम नहीं कर पा रहे। इसका मतलब प्लेटलेट के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई है जो कि HLA एलो इम्यूनाइजेशन की वजह से बन जाती होती है। लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी लेफ्ट क्रोनरी साइनस से निकलती है। क्लियर? और ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती होती है। पल्मोनरी एडिमा वाला पेशेंट अपराइट पोजीशन में है, पल्मोनरी एडिमा हो गया, SOB मतलब सिटिंग पोजीशन में है, तो पल्मोनरी एडिमा हो गया जिसकी वजह से SOB हो गया, तो वह कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा ग्रेविटी डिपेंडेंट एडिमा होता है। फोटो सेंसिटिव रैश, जॉइंट पेन, फटीग है तो ये रूमेटाइड आर्थराइटिस है। सेंसिटिव होता है तो वह RF है। नहीं, फोटो सेंसिटिव SLE है भाई, SLE। ANA ज्यादा सेंसिटिव है और स्पेसिफिक कौन सा? एंटी स्मिथ अगर वो ऑप्शन बनाओ तो एंटी DS एंटीबॉडी है। इन्वर्जन की वजह से लैटरल लिगामेंट डैमेज होगा जिसको टेलोफिबुलर लिगामेंट भी कहते हैं, एंटीरियर टेलोफिबुलर। इवर्जन से मीडियल या डेल्टोइड लिगामेंट उड़ जाएगा। इसके बाद पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है और एट्रियल फिब्रिलेशन भी है, तो हार्ट रेट को कंट्रोल करना है तो बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलोल दे दो उसको।